प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर थर्ड स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का अध्ययन कर रहे हैं। इस पेपर के अंतर्गत हमने पिछले लेसन्स में उत्तक के प्रकार एवं उत्तक के कार्यों पर चर्चा की थी। चर्चा के दौरान हमने ये जाना कि पादप शरीर में दो प्रकार के उत्तक मिलकर के पादप शरीर का निर्माण करते हैं। विभाजोत्की उत्तक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसका तात्पर्य होता है कि इनमें विभाजन लगातार होता रहता है और पादप का प्राथमिक शरीर निर्माण में इनका योगदान रहता है। दूसरा स्थायी उत्तक या परमानेंट टिश्यूज, जो कि बाद में विभाजोत्की उत्तक के सने सने विभाजन क्षमता कम होने के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं एवं पादप का स्थायी शरीर निर्मित करते हैं। विभाजोत्की उत्तक का अध्ययन हमने प्रोशीर्षस्थ विभाज्य के चैप्टर में किया था। हमने विभाजोत्की उत्तक का वर्गीकरण 4 आधार पर किया था। इसमें से एक आधार पादप शरीर में विभाजोत्की उत्तकों की स्थिति को आधार मान करके किया था और आपको स्मरण होगा कि हमने पादप शरीर में विभाजोत्की उत्तकों की उपस्थिति के आधार पर विभाजोत्की उत्तकों को 3 प्रकार में विभाजित किया था। एक एपिकल मेरिस्टेम, अग्रस्थ या शीर्षस्थ विभाजोत्की उत्तक। 2 इंटरकैलरी या अंतर्वेशी विभाजोत्की उत्तक। नंबर 3 लेटरल या पार्श्व विभाजोत्की उत्तक। हमने विभाजोत्की उत्तक के सिद्धांतों के अंतर्गत ये जाना था कि प्रोशीर्षस्थ भाग में विभाजोत्की उत्तक किस प्रकार से अपनी क्रियाविधि संपादित करके पादप शरीर का निर्माण करते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम या अंतर्वेशी विभाजोत्की उत्तक के बारे में उस समय हमने ये जाना था कि यह शीर्षस्थ विभाजोत्की उत्तक का पीछे छूटा हुआ भाग होता है एवं इसका मुख्य कार्य इलोंगेशन का होता है। आज हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम की क्रियाविधि तथा पर्व का निर्माण एवं इसकी वृद्धि किस प्रकार से संपादित होती है, इस पर चर्चा करेंगे। वस्तुतः हम जानते हैं कि पादप का शरीर 2 तंत्र से निर्मित होता है। एक वायु भाग होता है अर्थात प्रोतंत्र होता है, जो कि स्तंभ, पर्ण, शाखाएं एवं अन्य अतिवृद्धियां सम्मिलित करते हुए बनता है। प्रोशीर्षस्थ विभाज्य के द्वारा पादप का प्रोतंत्र निर्मित होता है तथा भूमिगत भाग, जो कि मूल तंत्र कहलाता है, इसमें मुख्यतः मूलें सम्मिलित की जाती है। तरुण पादपों के प्रोशीर्ष से पर्ण आद्यकों तथा इसके ठीक नीचे पर्व का विकास होता है अर्थात इंटरनोड का विकास होता है। यहाँ 2 टर्म पहले हम समझ लें। एक पर्व संधि अर्थात स्तंभ का वे भाग जिससे पर्ण व अन्य अतिवृद्धियां विकसित होती है। दूसरा पर्व, जिसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं, 2 क्रमिक पर्व संधियों के बीच के स्तंभ के भाग को, सेगमेंट को पर्व कहते हैं। हम यहाँ पर डायग्राम की सहायता से इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो
प्रोशीर्षस्थ भाग का डायग्राम बनाया गया है। यहाँ ये एपिकल ग्रोइंग पॉइंट है, यानी एपिकल मेरिस्टेम द्वारा निर्मित किया जाने वाला, या जहाँ पर अधिकाधिक विभाजनशील कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये भाग है। उसके ठीक नीचे यहाँ पर लीफ प्राइमोर्डिया यानी पर्णआधक उत्पन्न होते हैं, और दो लीफ प्राइमोर्डिया के मध्य में ये स्थान जो है वह इंटरनोड पार्ट होता है। अर्थात नोड्स पर पर्व, दो नोड्स के बीच का स्थान पर्व कहलाता है। यहाँ पर नोड्स पर लीफ प्राइमोर्डिया निर्मित हो रहा है, दूसरे नोड से भी लीफ प्राइमोर्डिया निर्मित हो रहा है। अर्थात दो नोड्स के बीच में यहाँ पर इंटर नोड्स की स्थिति दर्शाई गई है। हम कुछ चित्रों की सहायता से इस बात को पहले समझने का प्रयास करेंगे कि इंटरनोड वास्तविक रूप से क्या है। जैसा कि हम साधारणतया बांस या गन्ने में हम देखते हैं कि तना बीच बीच में स्पष्ट नोड युक्त होता है। जैसे यहाँ पर ये दो नोड दिखाए गए हैं। नोड्स के ऊपर याद रखें कि पीटियोल, लीफ, ब्रांचेस आदि का निर्माण होता है, एवं दो नोड के बीच में ये जो सेगमेंट, ये जो भाग है स्टेम का, ये इंटरनोड कहलाता है। ये डायग्रामेटिक पिक्चर है। यहाँ पर ये वास्तविक पादप का फोटो जो है वो इस बात को और अधिक गहनता से समझने में हमें सहायता करेगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से नोड दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोई भी अतिवृद्धि या पर्ण या शाखा नोड से ही उद्भवित उत्पन्न होती है। यहाँ ये दूसरा नोड दिखाया गया है, और हम इसको अच्छे से देख भी सकते हैं। इन दो नोड के बीच में ये जो पार्ट है ये इंटरनोड या पर्व कहलाता है। विद्यार्थियों, ये ध्यान रहे, इंटरनोड पर किसी प्रकार की कोई अतिवृद्धि उत्पन्न नहीं होती है। इंटरनोड की क्रियाशीलता का उदाहरण एक चित्र में हम देख सकते हैं। ये सामान्य स्थिति में इंटरनोड की वृद्धि है, लेकिन यहाँ पर देखें कि किसी प्रकार से इंटरनोड की वृद्धि अधिक हुई है, तो पादप की लंबाई में भी आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिला है। यहाँ पर इलोंगेटेड इंटरनोड की स्थिति पाई गई है। पर्व की लंबाई की बात करें तो ये भिन्न भिन्न जातियों में भिन्न भिन्न लंबाई मिलती है। पर्व बहुत छोटे तथा पर्ण एवं पर्व संधि पर गुच्छ के रूप में पाए जाते हैं, अर्थात गुलाबवत अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ अधिकांश पादपों में ये दीर्घित होते हैं, जिससे कि पादप की लंबाई में भी विविधता पाई जाती है। पादप की लंबाई में महत्वपूर्ण रोल जो है वह पर्व की लंबाई का ही होता है। कुछ पादप जहां तना समानित होता है एवं पत्तियां आधारित रोजेट प्रकार की आधारीय पत्तियां पाई जाती है, वहाँ पर्व अल्प विकसित होता है, जैसे इलाइट्रेरिया, साइकोरियम आदि पादपों में। लेकिन कुछ पादपों में जैसे गन्ना, बांस आदि के तने या कलम में पर्व पर्याप्त लंबाई के होते हैं और हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। स्तंभ शीर्ष पर पर्णआधक एवं तरुण पर्ण बहुत पास पास में होते हैं। इसी कारण इसके मध्य का पर्व बहुत छोटा होता है, जिससे कि भिन्न भिन्न अनुक्षेत्र विभेदित नहीं हो पाते हैं। शाखाओं में प्राथमिक वृद्धि पर्व दीर्घीकरण के परिणाम स्वरूप होती है, और इसके लिए अंतर्वेशी विभाज्य तक उत्तरदायी होता है। यहाँ पर एक डायग्राम की सहायता से इस बात को और समझें कि परिवर्धन अवस्था में पर्व को किस प्रकार से हम यहाँ पर परिवर्तित होते हुए देख सकते हैं। ये डोमनुमा संरचना जो है वह मेरिस्टेमेटिक जोन है। यहाँ पर नीचे का पोर्शन जो है दो नोड्स के बीच का, ये इलोंगेशन जोन है, तथा उसके नीचे जहाँ की कोशिकाएं स्थायित्व प्राप्त करती है, ये मैच्योरेशन जोन है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये नोड्स का पार्ट है, और इन दो नोड्स के पार्ट्स के बीच में ये इंटर नोड का पार्ट है।
सेवनी पादपों में या वेस्कुलर प्लांट्स में पर्व का विकास किस प्रकार होता है? चूंकि हम जानते हैं कि बहुत छोटा जो पर्व शीर्ष प्रोशीर्षस्थ भाग होता है, उसमें इस प्रकार का अध्ययन बहुत सारे वैज्ञानिकों ने यहाँ पर संपादित किया है और उन सब का विश्लेषण करते हुए हम सेवरी पादपों में पर्व का विकास का अध्ययन करेंगे। सेवनी पादपों में विशेष रूप से आवर्तबीजी पादपों में पर्व में लंबाई में वृद्धि अग्रस्त विभाजोतकों द्वारा होती है, परंतु इसके अंतर्गत प्रोअक्स या तने का सुदीर्घीकरण अर्थात पर्व का विकास इसमें उपस्थित विभाजोत्की कोशिकाओं की एक समान सक्रियता के कारण संभव हो पाता है। पर्व का विकास या लंबाई में वृद्धि की यह प्रक्रिया अग्र अभिसारी दिशा में पर्व के आधारीय भाग से ऊपरी सिरे की ओर क्रमिक रूप से अग्रसर होती है। अपवाद स्वरूप यहाँ पर कुछ पादपों में तलाभिसारी दिशा में इस प्रकार से पर्व का विकास का अध्ययन इंगित किया गया है, लेकिन ये तथ्य कि पर्व की लंबाई या पर्व का विकास या लंबाई में वृद्धि की यह प्रक्रिया अग्र अभिसारी दिशा में एवं पर्व के आधारीय भाग से ऊपरी सिरे की ओर क्रमिक रूप से अग्रसर होता है, ये तथ्य गैरिसन एवं फिशर तथा फ्रेंच द्वारा सूरजमुखी एवं अन्य पादपों के प्रोसीड्स में किए गए अध्ययन के आधार पर दिया गया है। फिशर तथा फ्रेंच के अनुसार विभिन्न एक बीजपत्री कुलों के पादपों में पर्व की लंबाई में वृद्धि के लिए विकासशील पर्व में दो प्रकार की विभाज्योत्की कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं। एक अवैधानिक विभाज्योतक यानी अनइंटरप्टेड मेरिस्टेम, सेकंड अंतर्वेशी विभाज्योतक यानी इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मुख्य रूप से यहाँ पर हम बता दें कि अंतर्वेशी विभाज्योतक का ही मुख्य रोल पर्व के विकास में होता है। इनमें से अवैधानिक विभाज्योतक कोशिकाएं केवल पर्व के ऊपरी भाग में ही उपस्थित रहती है तथा ये उत्तक तने के उप शीर्षस्थ विभाज्योतक क्षेत्र के पास में पाया जाता है। पर्व क्षेत्र में कोशिकाओं का परिपक्वन भी अग्र अभिसारी क्रम में संचालित होता है। पर्व में उपस्थित अंतर्वेशी विभाज्योतक विच्छिन्न क्षेत्रों को निरूपित करते हैं। अलग अलग पेचेज में ये पाए जाते हैं क्योंकि ये अग्रस्त या उप अग्रस्त विभाज्योतकी क्षेत्र से धीरे धीरे पृथक होते जाते हैं। ये अंतर्वेशी विभाज्योतक पर्व आधारीय भाग में उपस्थित होते हैं तथा इनके परिवर्तन का क्रम अग्र अभिसारी दिशा में संचालित होता है। अधिकांश पादपों में अंतर्वेशी विभाज्योतकी कोशिकाओं में न्यूनतम विभेदन पाया जाता है, जो कि सामान्यतः पर्व के आधारीय भाग में पाई जाती है, लेकिन कभी कभी पर्व के ऊपरी भाग में भी इनकी उपस्थिति पाई गई है, जैसा कि मैकडोनियल ने अपने अध्ययन में बताया। अधिक परिपक्व अवस्था में पर्व की अंतर्वेशी विभाज्योतकी कोशिकाएं बीच बीच में उपस्थित पूर्णतया विभेदित स्थायी उत्तक कोशिकाओं के कारण एक दूसरे से पृथक होती जाती है। इस कारण पर्व की ये अंतर्वेशी कोशिकाएं पर्व की लंबाई में वृद्धि कर स्थायी उत्तकों के रूप में विभेदित हो जाती है। इस प्रकार एक वयस्क पर्व में इनका अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, अर्थात विभाजनशील कोशिकाएं या विभाज्योतकी विलोपित हो जाते हैं। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं या निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं कि अंतर्वेशी विभाज्योतक शीर्षस्थ विभाज्योतक का अवशिष्ट भाग होता है, रिमेनिंग पार्ट होता है, जो पीछे पीछे छूटता जाता है, जो परिपक्वता के दौरान विलग या अलग होता जाता है। तने में पर्व संधि सबसे पहले परिपक्व होती है। अंतर्वेशी विभाजन पर्व में कहीं पर भी स्थानीयकृत हो सकता है, लोकलाइज्ड हो सकता है। आरंभ में संपूर्ण पर्व ही विभाज्योतकी होता है, लेकिन परिवर्तन के साथ साथ पर्व का भाग अधिक गति से परिपक्व होता है। अतः पर्व में विकास की विभिन्न अवस्थाएं उपस्थित होती हैं। विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन हम पर्व में कर सकते हैं। अधिकांश पादपों में अंतर्वेशी विभाज्योतकी क्षेत्र के साथ की कोशिकाओं
वह आधारी कोशिकाओं में कम विभेदन होता है, लेकिन ये कभी मध्य में तो कभी ऊपरी भाग में भी पाया जाता है। ये अध्ययन इम्स एंड मैकडेनियल ने अपने अध्ययन के दौरान बताया। परिपक्व अवस्था में अंतर्वेशी विभाजोतक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तथा पूर्ण परिपक्व अवस्था में परिपक्व उत्तक व मेरिस्टेम 7 पुलों द्वारा अवरोधित होते रहते हैं। अंतिम रूप से विभाजोतक पूर्ण रूप से विभेदित होकर विलुप्त हो जाते हैं। अंतर्वेशी विभाजोत का सबसे उत्तम उदाहरण हम घास में या ग्रासेस में उनके तने में देख सकते हैं। वह कुछ अन्य एक बीजपत्री पादपों में भी अंतर्वेशी विभाजोत का उत्तम उदाहरण हमें मिलता है। घास में पर्व दीर्घीकरण अंतर्वेशी विभाजोतक द्वारा संपादित होता है। इसकी कोशिकाएं विभाजित होकर कोशिकाओं की 2 श्रेणियां निर्मित करती हैं, जिन्हें रिब मेरिस्टेम कहते हैं। मिलेटनिल एवं कॉफमैन के अनुसार विभाजोतिकी के द्वारा उत्पन्न ये कोशिकाएं पर्व के दीर्घीकरण में सहायता करती हैं। मिलेटेनिल के अनुसार घास पर्वों में अंतर्वेशी विभाजोत की स्थिति स्थिर नहीं होती है, वरन दीर्घीकरण के साथ साथ ये बदलती रहती है। पूर्व में भी जैसा बताया कि ये स्थानीयकृत नहीं होते हैं, लोकलाइज नहीं होते हैं। पर्व का दीर्घीकरण जैसा कि अभी बताया रिब मेरिस्टेम की सक्रियता पर निर्भर करता है। वलकुट एवं मज्जा क्षेत्र में विभाजोतक में बार बार अनुप्रस्थ विभाजन से कोशिकाओं की अनुदैर्ध्य पंक्तियों की श्रेणियां या समूह बनते हैं, समानांतर श्रेणियां निर्मित होती है। उसके पश्चात कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है। अतः पर्व की लंबाई कोशिकाओं की आकारिकी वृद्धि के बनिस्पत इन श्रेणियों में उपस्थित कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी पर अधिक निर्भर करती है। काफमैन के अनुसार अंतर्वेशी विभाजोतक की सक्रियता से रिब मेरिस्टेम के रूप में निर्मित समानांतर श्रेणियों से उत्पन्न संतति कोशिकाओं के सुदीर्घीकरण के द्वारा पर्व की लंबाई में वृद्धि होती है। यहाँ पर हम जितने भी वैज्ञानिक हैं उनका ये मुख्य पहलू देखते हैं कि अंतर्वेशी मेरिस्टेम के विभाजन के परिणाम स्वरूप समानांतर श्रेणियां निर्मित होती है, जिसे रिब मेरिस्टेम कहते हैं, और रिब मेरिस्टेम की व्युत्पन्न संतति कोशिकाओं के सुदीर्घीकरण के द्वारा पर्व की लंबाई में वृद्धि होती है। वेटमोर तथा गैरिसन ने सूरजमुखी, हेलियंथस एनस तथा सिरिंगा वल्गैरिस का पादपों का शोध अध्ययन किया और इस दौरान उन्होंने ये निष्कर्ष बताया कि सूरजमुखी के संदर्भ में पर्व का निर्माण तथा परिवर्धन में कोशिका विभाजन तथा कोशिका दीर्घीकरण दोनों क्रियाएं महत्वपूर्ण है। दीर्घीकरण की क्रिया पर्व के आधारी भाग से प्रारंभ होकर क्रमिक रूप से अग्र अभिसारी क्रम में प्रगति करती है, जिससे अंत में परिपक्व पर्व की सभी कोशिकाएं समान लंबाई की होती हैं। इसी के साथ पटेल एंड शाह ने बैंगन तथा मिर्च, सोलेनम मेलोंजिना एवं कैप्सिकम एनम यानी दोनों ही कुल सोलेनेसी के पादप के ऊपर पटेल एंड शाह ने अपना शोध कार्य किया और उन्होंने बताया कि आधारी भाग यानी पर्व के नीचे का भाग की अपेक्षा ऊपरी पर्व अधिक लंबे होते हैं तथा कायिक पर्वों की अपेक्षा पुष्प धारण करने वाले फ्लोरल जो इंटरनोड हैं वे काफ़ी लंबे होते हैं। पर्वों की वृद्धि एक निश्चित लंबाई प्राप्त कर लेने के बाद बंद हो जाती है, जबकि प्राथमिक पर्वों की शीर्ष निरंतर असीमित समय तक वृद्धि करती रहती है। पर्व का दीर्घीकरण रिब मेरिस्टेम की सक्रियता पर निर्भर करता है। फिशर तथा फ्रेंच ने बताया कि सूरजमुखी तथा सिरिंगा में पर्वों का लंबन अगर अभिसारी क्रम में होता है, जबकि ग्रेमिनी व लिलियेसी कुल के पादपों में ये तलाभिसारी क्रम में होता है, जैसा कि मैंने अभी पूर्व में आपको बताया। उनके अनुसार पर्वों के दीर्घीकरण में वृद्धि हार्मोन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अर्थात पादप में उपस्थित वृद्धि हार्मोन्स की उपस्थिति
पर्वों के दीर्घीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यहाँ पर पर्व की वृद्धि पर प्रकाश तथा वृद्धिकारक पदार्थों का क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर भी कुछ कार्य हुआ है। वो कार्य हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पर्व की वृद्धि पर प्रकाश का प्रभाव। ये हम जानते हैं कि छाया में उगने वाले पादप अधिक लंबे लेकिन दुर्बल होते हैं। थॉमसन के अनुसार प्रकाश स्तंभ की वृद्धि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। प्रायोगिक आधार पर उन्होंने बताया कि प्रकाश कोशिका विभाजन तथा कोशिका विवर्धन दोनों ही क्रियाओं को प्रभावित करता है। बटलर ने अपने अध्ययन में बताया कि तीव्र प्रकाश को कोशिका विभाजन के लिए प्रतिकूल बताया। बटलर ने भी अध्ययन किया इस क्षेत्र में और ये बताया कि तीव्र प्रकाश कोशिका विभाजन के लिए प्रतिकूल होता है। इस प्रकार पर्व की वृद्धि पर प्रकाश विपरीत प्रभाव डालता है। पर्व की वृद्धि पर कार्य वृद्धि कारक पदार्थों का क्या प्रभाव होता है? ग्रोथ जो सब्सटेंसेज है, ग्रोथ रेगुलेटिंग सब्सटेंसेज, उनका क्या प्रभाव होता है, ये हम देखें। कई वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में ये निष्कर्ष बताया कि जिब्रेलिन व इंडोल एसिटिक एसिड अर्थात IAA का पर्व विवर्धन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, अपितु प्रभाव की प्रकृति ज्ञात नहीं है। स्टोव एवं यामाकी ने जिब्रेलिन को विवर्धन के लिए अधिक, जबकि गुरलेक एवं जलूप ने इसे कोशिका विभाजन के लिए अधिक प्रभावी बताया। सारांश में हम ये कह सकते हैं कि पर्व दीर्घीकरण पर प्रकाश का विपरीत, जबकि वृद्धिकारक पदार्थों की उपयुक्त सांद्रता का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। आपको जो क्लास वर्क या होमवर्क दिया जा रहा है उसमें आप निश्चित रूप से अपने घर पर रह करके कार्य कर रहे होंगे, लेकिन आप ये कार्य हमें प्रेषित कीजिए जिससे कि आपकी जो प्लस पॉइंट हैं उनको जांचा जा सके और कहीं आप गलती कर रहे हैं तब उसका भी जो है वो जिक्र आपके साथ किया जा सके। ये मापदंड आपके किसी ग्रेडिंग सिस्टम के लिए नहीं है, केवल और केवल इस कोविड-19 महामारी के समय में जो क्लास के माध्यम से ऑनलाइन यूट्यूब लेसन के माध्यम से आपका अध्ययन निरंतर नियमित किया जा रहा है, उसी के तहत आपको ये होमवर्क या क्लास वर्क दिया जाता है। इसको आप इस प्रकार से संयोजित करें, संक्षिप्त भाषा में लिखें और सुविकसित भाषा में लिखें, जिससे कि आपका उत्तर बहुत कम शब्दों में अधिकाधिक कंटेंट्स लिए हुए हो। यहाँ सिर्फ मैं आपको जो इंटरनोट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने उसका जिक्र करूँगा, जिससे कि आप ये समझने का प्रयास करें कि जो क्वेश्चंस शॉर्ट नोट्स में या 20 शब्दों में लिखे जाने वाले होते हैं उनको किस प्रकार से हमें टैकल करना है। इंग्लिश में है लेकिन मैं इसको हिंदी में समझा दूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज इंटरनोड इन प्लांट्स? आंसर इसका जो है वो देखिए आप, लेटरल बर्ड्स एंड लीव्स ग्रो आउट ऑफ द स्टेम एट इंटरवल्स कॉल्ड नोड्स। स्टेम के ऊपर एक निश्चित अंतराल पर लेटरल बर्ड्स एवं लीव्स जहां उत्पन्न होती है वह नोड्स कहलाता है। द इंटरवल्स ऑन द स्टेम बिटवीन टू नोड्स आर कॉल्ड इंटरनोड्स। यानी दो नोड्स के बीच में जो अंतराल सेगमेंट है स्टेम का उसे इंटरनोड कहते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नोड एंड इंटरनोड? द नोड एंड इंटरनोड आर टू स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेम ऑफ वेस्कुलर प्लांट। सहवनी पादपों में स्टेम के ऊपर नोड एंड इंटरनोड दो संरचनात्मक कंपोनेंट या संरचनाएं हैं। नोड्स आर स्पेसिफिक एरियाज ऑन द स्टेम। ये एक विशेष क्षेत्र है तनों पर जहां लेटरल बर्ड्स प्रेजेंट होती है जो अतिवृद्धियां, लीव्स, फ्लोरल बर्ड्स आदि का निर्माण करती है।
तथा इंटरनोड इन कंपैरिजन एन इंटरनोड, नोड के तुलना में इंटरनोड इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नोड्स, दो जो नोड्स हैं उसके मध्य का भाग जो है वो इंटरनोड कहलाता है। वेयर इज क्वेश्चन इज वेयर इज द इंटरनोड ऑन ए प्लांट? द पोर्शन ऑफ स्टेम बिटवीन द लेवल ऑफ इंसर्शन ऑफ टू सक्सेसिव लीव और लीव पेयर्स और ब्रांचेज ऑफ एन इन्फ्लोरेसेंस, a segment of stem between two nodes. What is the function of internode? जैसा कि हमने देखा, पर्व का पादप में अधिकांश कार्य लंबाई या दीर्घीकरण का है। Another is it is to link the nodes of plant together. पादपों को जो नोड्स हैं उनको एक दूसरे को लिंक करता है। This allows food, hormones and water to distribute throughout the nodes of the plant. Same, what is lateral bud? तो axillary bud या lateral bud is an embryonic or organogenic shoot located in the axil of leaf. पर्ण की कक्ष में एक्सिलरी बड या लेटरल बड जो कि एम्ब्रियोनिक शूट होता है जिससे कि अतिवृद्धियां निर्मित होती हैं, उसे हम एक्सिलरी बड कहते हैं। इस प्रकार ये एक प्रयास है, आप भी कोशिश करें कि हमें जो है वो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनका उत्तर हम किस प्रकार से करें। आज के क्लास वर्क या होमवर्क के अंतर्गत जो लघु उत्तरात्मक प्रश्न और टिप्पणी वाले प्रश्न देखें। लघु उत्तरात्मक प्रश्न: 1, पर्व को परिभाषित कीजिए। नंबर 2, रिब मेरिस्टेम को परिभाषित कीजिए। नंबर 3, पर्व के विकास के लिए कौन सा विभाजोतक उत्तरदायी है। नंबर 4, पर्व का पादप शरीर में क्या महत्व है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है, रिब मेरिस्टेम को डिफाइन कीजिए या रिब मेरिस्टेम का क्या कार्य है। टिप्पणी: 1, पर्व का निर्माण एवं वृद्धि। नंबर 2, पर्व की वृद्धि पर प्रकाश तथा वृद्धिकारी पदार्थों का प्रभाव। विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ पर विशेष रूप से ये बताना चाह रहा हूँ कि जो टिप्पणी के क्वेश्चन हैं वह क्वेश्चन पेपर में छोटी टिप्पणियाँ पूछी जा सकती है 2 नंबर की, 3 या 4 नंबर की पूछी जा सकती है, और कहीं पर बड़े क्वेश्चन में 2 टिप्पणी पूछी जाती है तो वो 5-5 नंबर की हो जाती हैं। इसी प्रकार से आप टिप्पणी की नेचर के अनुसार उनका लिखने का प्रयास करें, और ये निश्चित है कि टिप्पणियों के क्वेश्चन जैसे जैसे आप करेंगे बड़े क्वेश्चन के लिए वह सामग्री बनती जाएगी। आज हम इंटरनोड पर्व का निर्माण एवं वृद्धि के इस चैप्टर को यही समाप्त करते हैं। ये पाठन सामग्री कोविड-19 महामारी के काल में विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन हेतु विषय वस्तु उपलब्ध कराने हेतु तैयार किया गया लेसन है। ये केवल विषय की जानकारी सभी तक प्राप्य हो, इस उद्देश्य से किया गया कार्य है तथा विषय वस्तु को सुगम तरीके से समझाने हेतु इसमें प्रयुक्त कुछ फोटोज, पिक्चर्स नेट से लिए गए हैं। जिन्होंने नेट पर यह सामग्री वनस्पति विज्ञान को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए उपलब्ध कराई है, प्रस्तुतकर्ता उन सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करता है। धन्यवाद।